Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Lost Spring Flamingo Book Class 12 Chapter 2nd and in short summary. After that we are going to discuss important question answer and NCERT question answer. And previous video में स्टूडेंट आपका जो पूरा चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप क्लिक करके ले सकते हैं। हमारा जो एक नॉलेज हब के नाम से ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी कोर्सेज़ हैं उसको आप ले सकते हैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। चलो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की summary in short way. Lost Spring, this chapter written by Anise Jung explores the harsh realities of the lives of children in the slums of India. Lost Spring ये जो चैप्टर है एनीस के द्वारा लिखा गया है, एनीस जंग ने, और जो एक्सप्लोरर्स हैं द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आई हैं, एक्सप्लोर करा है, वो है क्या, लाइफ जो बच्चों की है स्लम एरिया की, भारत के अंदर उस रियलिटी को उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इट फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर बोर्न इनटू द लोवेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी वेयर दे आर डिनाइड इवन बेसिक राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी आज भी मतलब सोसाइटी के अंदर एक ऐसा स्टेटा है जो बहुत ही ज़्यादा निम्न वर्ग है, अपने 2 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल पाता है, और उनको जो बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनको सिर्फ पहले खाना ही मिल जाए वो ही बहुत होता है। ये जो समराइज़ है ये एक एग्जर्प्ट पार्ट है, किसमें से, एनीस जंग की एक बुक है उसमें से लिया गया है, और इसके अंदर इन्होंने ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, यानी गार्बेज से मुझे 1 रुपये का कॉइन मिल गया। तो दैट मीन्स उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, यहीं से एक हेडिंग है, और रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ साहिब अ यंग बॉय। ये जो पूरी स्टोरी है इसी के अराउंड घूमती रहती है, साहिब की लाइफ के ऊपर। लाइफ जो है इसमें बच्चे की, एक बच्चा है, यंग बॉय है, जो कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी में है, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी में रहता है। और द नरेटर है हु एनकाउंटर्स साहिब रेगुलरली लर्न अबाउट द बैकग्राउंड एज अ रैग पिकर्स हुज फैमिलीज माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर होम इन अ स्टॉर्म। यहाँ पे बोला जो नरेटर हैं वो क्या करती हैं, साहिब को रेगुलरली एनकाउंटर करती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं, और वो देखती हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, और एज अ रैग पिकर, जबकि उसकी जो फैमिली है वो माइग्रेट कहाँ से हुई है, ढाका से, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। एंड क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना जो होम है वो वहाँ पे जो उनकी जगह थी ढाका में, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आते थे, तूफ़ान आते थे, जिसकी वजह से उनका जो प्लेस है वहाँ से उनको वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब तूफ़ान आते हैं तो वहाँ से उनका जो घर है वो सारा क्या हो गया, बह गया पानी के साथ या तूफ़ान के साथ, जिसकी वजह से उनको अपना घर वहाँ से छोड़ना पड़ा, और लाइवलीहुड के लिए, अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए उनको शहर में आना पड़ा। तो ये एक रीज़न बताया है कि जो यहाँ पे हेडिंग ही है उसको बताया, आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, यानी गार्बेज में 1 रुपये का कॉइन फाइंड आउट करना, और कौन करेगा। और इस हेडिंग का जो डीपली मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो भी आपको अंदर जाके, मतलब जब हम और इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टूड होगा बेटर। साहिब जो है वो मेन कैरेक्टर है, और उसी के बारे में यहाँ पे जो एनीस जंग है जो स्टोरी को नरेट कर रही हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। नरेटर सजेस्ट द साहिब जॉइन अ स्कूल, तो यहाँ पे एनीस जंग जो नरेटर हैं वो कहती हैं साहिब स्कूल ज्वाइन कर लो, बातों बातों में, क्योंकि वो उसको ऑब्ज़र्व करती हैं, वो डेली गार्बेज में आता है, डेली उनके नेबर में जो एक गार्बेज का हीप लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे वो आते हैं, कूड़ा बीनते हैं, अपने फ्रेंड्स, ये सारा इनका एक ग्रुप है, ये सब इकट्ठे आते हैं बच्चे, और वहाँ पे कूड़ा बीनते हैं, उसमें से कुछ भी इनको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं वो इनके लिए एज अ गोल्ड है।
तो 1 रुपये का कॉइन मिल जाना इनको बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है इनको हमें और सर्च करना चाहिए जिससे कि इनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे लाइका साहिब है जिसकी स्टोरी चल रही है, और भी उनको ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है और इसी से हम अपना क्या है लाइवलीहुड चलाएंगे या अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे उसी से फिर साहिब को जब ऑब्ज़र्व करती हैं नरेटर और देखती हैं कि इनका डेली का यही काम है, तो एक दिन उससे मिलती हैं और बोलती हैं, साहिब आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बट ही रिवेल्स द एब्सेंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी इन हीज़ नेबरहुड। बट वहाँ पे कोई भी एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं थी उसके नेबरहुड में। जवाब में कौन क्या कहता है? साहिब कहता है कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। एंड डिस्पाइट प्रोमिसेस टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर हिम, द नरेटर रियलाइज दैट सच अ प्रोमिसेस आर ऑफन ब्रोकन फॉर चिल्ड्रन लाइक साहिब। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जब साहिब जब बोलता है कि अगर आप स्कूल मतलब वहाँ पे हमारे स्कूल नहीं है, तो फिर यहाँ पे नरेटर कहती है अगर मैं स्कूल बनाऊँ अपना तो तुम मेरे स्कूल में आओगे? तो वो जस्ट हाफ जोकिंग यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही कह दिया, उन्होंने कैजुअली कह दिया, लेकिन और जो उन्होंने प्रॉमिस करा तो उसने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करा नरेटर ने, और उसको रियलाइज़ भी करा कि जो मैंने प्रॉमिस करा था स्कूल बनाने का वो तो ब्रोकन हो गया, टूट गया। और मेरे जैसे प्रॉमिसेस साहिब से ना जाने कितने लोग करते हैं डेली, और वो एक उम्मीद लगा के बैठते हैं जो भी उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, जबकि कभी भी उनके लिए कोई भी बेनिफिट्स नहीं हो पाता। क्योंकि जब एनीस जंग जो नरेटर है वो कहती हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी, ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने, तो साहिब उसको लेता है सीरियस, ठीक है हाँ आप स्कूल बनाओगे तो मैं ज्वाइन करूंगा। और कुछ दिनों के बाद जब साहिब नरेटर से मिलती हैं तो वो कहती हैं, वो पूछता है साहिब नरेटर से पूछता है, एनीस जंग से पूछता है आपका स्कूल रेडी हो गया? तो वो उसको वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था और मैं उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई। तो ये वही चीज़ें समझाई गई हैं कि इन बच्चों से बहुत सारे लोग बहुत प्रॉमिसेस कर देते हैं बट वो कोई कंप्लीट नहीं कर पाता। नरेटर रिफ्लेक्ट ऑन द हार्श लिविंग कंडीशन फेस बाय इम्पॉवरिश्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन। तो ये जो बच्चे हैं बहुत अपनी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्श है और बहुत ज़्यादा इनको ऐसी लाइफ देखनी पड़ रही है छोटे से बच्चों को कि जिसकी उनके कोई लाइफ का कंफर्ट तो बहुत दूर है, बेसिक एमिनिटीज़ भी उनके पास नहीं हैं। एंड children and question the excuse of walking barefoot as a tradition, considering it may be a way to justify their continuous state of poverty। यहाँ जस्टिफाई देयर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और वो ये बताती हैं कि जब वो बच्चों से क्वेश्चन पूछती भी हैं कि भाई तुम नंगे पैर क्यों जाते हो, उन जैसे वो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर या गांव में कभी भी ट्रैवल करती हैं तो बहुत सारे बच्चों को वो ऐसे बेयर फूट देखती हैं, नंगे पैर चलते हुए देखती हैं। जैसे साहिब जैसे बच्चे हैं, रैग पिकर्स जो हैं, वो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब वो उनसे क्वेश्चन पूछती हैं कि आप ऐसे क्यों हो, तो कुछ लोग एज एक्सक्यूज़ बनाते हैं और कहते हैं अरे नहीं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए थोड़ी ना हम चप्पल नहीं पहनते, हम तो इसलिए चप्पल नहीं पहनते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो ये एक अपनी पॉवर्टी को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्ट एक्सक्यूज़ देने के लिए कि भाई हम गरीब हैं इसलिए कोई मैटर नहीं करता चप्पल पहनने का, हम तो सिर्फ एक ट्रेडिशन की वजह से पहनते हैं। तो ये भी उन्होंने बताया कि ऐसे भी अपने आप को कुछ लोग डिपिक्ट करते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। साहिब रिजाइड्स इन सीमापुरी। साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी दिल्ली के बिल्कुल कॉर्नर पे है। कॉर्नर मीन्स लाइक अ नियर, बिल्कुल एट द लास्ट। जहाँ सीमापुरी है दिल्ली में ही आता है बट दिल्ली का लास्ट
पॉइंट पे है जिसको उसको कंसीडर करना ना करना बिल्कुल इक्वली ही है। तो साहिर सीमापुरी इन दिल्ली में जो है वहाँ पर है, बांग्लादेशी रिफ्यूज़ी थे ये। 1917 में इनकी फैमिली यहाँ पे सेटल हुई थी। एंड रिफ्यूज़ी लैक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ परमिट्स, ओनली राशन कार्ड प्रोवाइडेड टू एसेस बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। जब ये रिफ्यूज़ीज़ एज ए रिफ्यूज़ीज़ यहाँ आए थे तो इनको कोई अलग से कोई परमिट नहीं था, आइडेंटिफिकेशन नहीं थी रिफ्यूज़ी जो थे, लेकिन हाँ राशन कार्ड बनवा दिया गया था और वोटर आईडी बन गई थी जिससे कि इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। ये तो आप स्टूडेंट जानते ही हो कि भाई जो लीडर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि भाई वोट तो आना ही चाहिए। और राशन कार्ड से बस ये फ़ायदा है कि उनको फीड करने के लिए फूड मिल जाता है और राशन कार्ड से उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो पूरी होती हैं। रैग पिकिंग हैज़ बिकम अ स्किल फॉर द इनहैबिटेंट्स टू फाइंडिंग इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लाइक अ रुपीज़ और अ 10 रुपीज़ नोट इन अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर अ चिल्ड्रन लाइक अ साहिब। रैग पिकिंग एक स्किलफुल बन जाता है उन इनहैबिटेंट्स के लिए जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये काम ही है। मतलब सीमापुरी पे एक लाइक अ स्लम टाइप है, बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, पावर कट रहती है और भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने अच्छे से पक्के घर नहीं बने हुए हैं, वहाँ सब कच्चे घर बने हुए हैं जैसे टेम्पररी होते हैं हट टाइप, ठीक है, वुड की या ऊपर जो ऐसे ही बना लेते हैं टीन डाल के, या फिर उसके ऊपर कोई कवर कर लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं टेम्परेरी। तो वहाँ के जो मोस्टली लोग हैं उनका यही काम है, रैग पिकर्स ही हैं और वो इसमें वो उनको एक स्किलफुल हो चुके हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ में मनी उनको कई बार मिल भी जाती है, 1 रुपया मिल गया या 10 रुपये मिल गए। तो उनको ये स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, अरे भाई हमें तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई है। मतलब उनको गार्बेज में अगर किसी दिन कोई कॉइन मिल गया लाइक उनके लोग तो गोल्ड है कि ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, और उससे उनको और भी ज़्यादा ईगरनेस हो जाती है कि हमें तो और भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर से वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने उसी काम पे। और इसीलिए बच्चों के लिए रैग पिकर बनना उनका अलग ही एक व्यू है, और जो उनके एल्डर हैं उनके लिए बिल्कुल रैग पिकर का अलग है। वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करने के लिए रैग पिकिंग का काम करते हैं, लेकिन जो ये बच्चे हैं उनके लिए तो ये सिर्फ एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अमाउंट जब मिल जाता है, कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, उनके लिए तो सिर्फ ये एक सरप्राइज़, एक वंडर है जिसको वो बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं इस काम को करके, इंजॉय फ्री बिल्कुल हैप्पीनेस फीलिंग रहती है उन्हें। द स्टोरी प्रोग्रेसेस एज अ साहिब एक्वायर्स अ पेयर ऑफ टेनिस शूज़, फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ नॉट वॉकिंग वेयर फूट इवन विद अ होल इन वन शू। यहाँ पे बोला है स्टोरी में जब आगे बढ़ते हैं तो साहिब को क्या मिलता है, उसको एक टेनिस शूज़ मिलते हैं, क्योंकि वो बाहर जो होता है, मतलब जो टेनिस ग्राउंड होता है उसके फेंसेस पे खड़े होके वो बच्चों को देखता है कि किस तरीके से बच्चे खेलते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो बच्चे चले जाते हैं तो परमिशन लेके गार्ड से वो अंदर जाता है और वहाँ पे उसको स्विंग करने की परमिशन मिल जाती है। गार्ड उसको सिर्फ दे देते हैं कि ठीक है चलो आप कर लो, लेकिन उसको जो ड्रेस होती है उसको कैसे मिलती है, वो ड्रेस उसको ऐसे मिलती है, एक बच्चा होता है रिच जो कि उसके पास शूज़ होते हैं, टेनिस शूज़ होते हैं, उसमें एक हॉल हो जाता है तो वो फेंक देता है। और लेकिन इस साहिब के लिए तो वो शूज़ जो उस कूड़े में मिले थे उसके लिए तो ये ऐसा है जैसे सपना पूरा हो गया हो, क्योंकि उसको तो टेनिस शूज़ बहुत पसंद थे और वो तो बिल्कुल नंगे पैर रहता था। अब नंगे पैर होते हुए भी उसको अगर शूज़ मिल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो वो तो क्या है, एक बेटर से भी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, जो मैं चाहता था वो हो गया, चाहे उसके अंदर होल हो या वो कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको शूज़ मिल गए, वो बहुत हैप्पी है। एंड बाद में साहिब स्टार्ट वर्किंग एट अ टी स्टॉल, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अब वो इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अपनी फैमिलीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे टी स्टॉल पे काम करना पड़ता है। उसको अर्निंग में 100 रुपीज़ मिल जाते हैं और रिसीविंग डेली मील्स और डेली का उसे खाना मिलता है।
However, the narrator noticed the change in his work as the weight of responsibility and the loss of freedom affect him. जबकि नरेटर जब उससे बात करती हैं कि अचानक जब उसको एक दिन मिलता है टी स्टॉल पे, वो जब टी कैनिस्टर मिल्क कैनिस्टर लेके जा रहा था, तो उससे बात करती हैं और उसको पूछती हैं कि भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ और ये सब मतलब मुझे इतनी मील मिलता है। तो वो पूछती हैं कि तुम खुश हो तो उसका जो फेस था उससे वो उसको समझ आ जाता है नरेटर को कि उसके फेस से पता चलता है कि उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। जो एक फ्रीलेस या केयरलेस पहले रहा करता था, अब वो वैसा नहीं है। अब वो उसके फेस से ही पता चल रहा है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड द स्टील कैनिस्टर ही now carries feels heavier than the plastic bag he used for a rack picking। और जो उसका आज कैनिस्टर है, जो वो प्लास्टिक बैग उठाता था, उससे तो आज ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है स्टील का कैनिस्टर। क्योंकि जो कैनिस्टर बिलोंग करता है उस ऑनर से जो कि जिसकी खुद की टी शॉप है, क्योंकि अब वो खुद एज अ वर्कर उसके पास काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर बन के काम कर रहा है। उसका जो एक केयरलेस और हैप्पीनेस रहा करती थी, फ्रीडम रहा करती थी, वो कहीं ना कहीं खो गई। और साहिब इज़ नो लॉन्गर इज़ ऑन मास्टर, और साहिब अब मास्टर नहीं था। तो जो वो रैक पिकिंग का काम करता था, वो जो प्लास्टिक का बैग उठाता था, उससे तो कहीं ज़्यादा आज उसका ये स्टील कैनिस्टर उसको भारी लग रहा है। इन द सेकेंड एग्जर्प्ट, ये जो फर्स्ट एग्जर्प्ट था साहिब का रैक पिकर था, वो हम फिनिश कर चुके हैं। अब इसका हम नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड एग्जर्प्ट जो लिया गया है, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि मुकेश की है। पहले साहिब की पढ़ रहे थे। मुकेश क्या है, एक ऐसी फैमिली में रहता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बैंगल मेकिंग का काम करती है जनरेशन टू जनरेशन, और वो उससे बाहर भी नहीं आना चाहते। लेकिन मुकेश एक ऐसा है जो कहता है वांट टू ड्राइव अ कार, मैं इस काम को जो फैमिली करती आ रही है वो नहीं करूँगा और मैं एक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ ये स्टोरी समझाती है कि किस तरीके से एक चाइल्ड अपने जो जनरेशन टू जनरेशन वर्क चलता आ रहा है उससे कुछ अलग हटके कुछ उसको करने के लिए उसके अंदर करेजिस है, साहस है, और यही ये सेकंड पार्ट हमें दिखाता है। तो यहाँ पे ये फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, साहिब से कहाँ जा रहा है, बेंगल पे, मुकेश की तरफ ये स्टोरी जा रही है। द बेंगल मेकर्स इन द फिरोज़ाबाद जो कि बताया गया है कि जो मेन है बैंगल्स के लिए फेमस है। एंड द ऑथर पोर्ट्रेज यानी किसी चीज़ का वर्णन करना, द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी एंड सराउंडिंग दीज आर्टिजन हु टॉयल अंडर हार्श कंडीशन नियर हाई टेम्परेचर फर्नेसेस विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि चारों तरफ जितने भी आर्टिज़न हैं जो कि चूड़ी बनाने का, बैंगल बनाने का काम करते हैं, टॉयल यानी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड और हर्श कंडीशन में और हाई टेम्परेचर में, फर्नेसेस में, भट्टियों में रहकर ये विदाउट वेंटिलेशन, वहाँ कोई लाइट नहीं है, उसमें काम करते हैं। एंड द बैंगल मेकिंग आर्ट इज़ पास डाउन थ्रू जनरेशन विद इन अ स्पेसिफिक कास्ट। और ये एक स्पेसिफिक कास्ट ही है, यानी इसमें अगर बाय बर्थ वो मानते हैं कि बैंगल बनाने का काम बाय बर्थ है, कि इस कास्ट वाले लोग ही बैंगल्स बनाते हैं, और इसीलिए भी बोला है कि ये स्पेसिफिक कास्ट और जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहता है। इसीलिए इसको ही ये इनकी फैमिली करती हुई आती है और उसी कंडीशन में वो लोग रहते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। द नरेटर हाईलाइट्स the fear of forming cooperatives to improve their condition due to the threat of police intervention। लेकिन यहाँ पे नरेटर ये भी समझाने की कोशिश कर रही है, जब वो उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि तुम ये बैंगल का काम क्यों करते हो, कुछ फैमिलियों के पास जाती है और उनसे पूछती हैं, तो मैन ऑफ ग्रुप जो वहाँ बैठे होते हैं कि भाई तुम अपना खुद का क्यों नहीं खोल लेते, अपनी कोऑपरेटिव बना के अपना हेल्प करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम अपना एक टाइम का खाना ही मिल जाए और अपना हम बेसिक एमिनिटीज़ पूरे कर लें वही बहुत है। तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
पैसे ना होने की वजह से यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। और जो हमारे फादर हैं, फादर हैं, उन लोगों ने इतना मतलब डेब्ट लिया हुआ है किससे, मनी लैंडर से, या जो वो साहूकार होते हैं उनसे पैसे ले रखे थे, और वो फिर जो इंटरेस्ट होता है वो चलता रहता है। जो दादाजी हैं उनका बेटा, फिर बेटे ऐसे वो उतारते रहते हैं। मतलब किसी ने लोन लिया तो उसका बेटा उतारेगा, अगर उसका नहीं उतर पाया तो उसका बेटा उसको कंप्लीट करेगा। तो ये चलता रहता है। तो इसीलिए हम उस कंडीशन से, वो कहते हैं, जो नरेटर पूछती है तो उसके आंसर में कहते हैं हम इसमें ट्रैप हो चुके हैं, हमारे फादर भी, और उन्होंने भी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था और हम भी ऐसे। और अगर हम सोचे भी इससे बाहर आने के लिए तो वो बताती हैं कि जो वहाँ की कंडीशन है, जो पुलिस है वो इंटरवीन करती है, बीच में आती है और उनको वो काम नहीं करने देती है, धमकाना या उनको कुछ अलग हटके अगर वो करते हैं तो कई बार वो कह रहे थे घसीट के जेल तक भी ले जा सकते हैं या ले जाते थे। तो जिससे कि उनको पुलिस या पॉलिटिशियंस या जो भी वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो उनको कोई और काम नहीं भी करने देते हैं। एंड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी सप्रेशन इज मेंटेन्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साहूकार्स, पुलिसमैन एंड मिडलमैन। यहाँ पे बोला है ये एक विशियस साइकिल बन जाती है पॉवर्टी की, जिस तरीके से उनका मतलब सप्रेशन किया जाता है, उन पे अत्याचार किया जाता है। मेंटेन्ड साहूकार, मनी लैंडर्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, इन सब का ही हाथ है, जिनकी वजह से ये जो बैंगल मेकर्स हैं उसी काम में लगे रहते हैं, वहाँ से चाह के भी बाहर नहीं आते, क्योंकि ये लोग इनको मिलके बाहर आने भी नहीं देते। एनी जंग कहती भी हैं कि दो तरह के, जब वो बात सुनती हैं मुझे दो तरह की यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे एक तरफ तो ये बैंगल मेकर्स हैं और दूसरी तरफ ये लोग हैं साहूकार, जिनको बहुत प्रॉफिट है। और दूसरी तरफ ये हैं जिनके ऊपर जो उनका डैप्ट है, उनका बोझ उनके बच्चों फिर बच्चों पे डलता रहता है और वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से गरीब गरीब ही रहता है और जो अमीर है अमीर होते रहते हैं। तो ये दो अलग सिचुएशन बताई हैं कि मुझे बातें सुन के ये समझ आया कि जब वो सीमापुरी जाती हैं किसके साथ, मुकेश के साथ, तो वो वहाँ उसके घर भी जाती हैं, वहाँ भी कंडीशन देखती हैं कि किस तरीके से उसका घर है और वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रहता है। और वहाँ के कुछ लोगों से जब वो बात करती हैं तो उनसे बात करके उन्हें ये सारी सिचुएशन समझ आती है। मुकेश अ यंग बॉय फ्रॉम द फिरोज़ाबाद, तो मुकेश फिरोज़ाबाद से ही है एंड उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक का है। And when asked if he aspires to be a pilot, he hesitate, why not regret, but not regret। अब यहाँ पे जहाँ पे उसके जो फैमिली के मेंबर हैं या कोई और दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें कुछ और नहीं करना, बिजनेस हम तो भाई इसमें अपना गुजारा कर लें, बहुत है। तो ऐसे, लेकिन मुकेश कहता है नहीं भाई, मैं तो क्या बनना चाहता हूँ, मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, अपनी फैमिली से अलग कुछ हटके ये वो अपने लिए सोचता है। एंड वो तो यहाँ पे एनी जंग कहती है तुम कार ड्राइवर ही क्यों बनना चाहते है, तुमने कभी एरोप्लेन चलाने की क्यों नहीं सोची है। तो यहाँ पे वो कभी मतलब पायलट बनने की क्यों नहीं सोची। तो यहाँ पे उसको थोड़ा हेजिटेट तो लगता है, लेकिन उसको कभी भी पछतावा नहीं हुआ और वो सेटिस्फाइड है अपने ड्रीम के साथ, जो भी उसने कार का देखा है। क्योंकि उसने कार अपने स्ट्रीट्स में, अपने टाउन्स में चारों तरफ कार्स देखी थी, इसीलिए उसको ये अपना उसका ड्रीम रहा। क्योंकि जो एरोप्लेन है फिरोज़ाबाद में बहुत कम ही कभी कभी देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको ऐसा लगा कि मुझे मतलब ना भी देखूं, मुझे पायलट नहीं बनना चाहिए और मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कार ड्राइवर बनना चाहिए। तो यहाँ से हमें इस स्टोरी से पता चलता है, समरी से पता चलता है कि जो नरेटर हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि चाइल्ड लेबर कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए एक मतलब स्टिग्मा है, और उसको बाहर निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को ही काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जितने भी लॉ हैं उसको बहुत ही ज़्यादा एनफोर्समेंट करके उसको लागू करना चाहिए। तो इसी के साथ ये समरी फिनिश होती है स्टूडेंट, और हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर स्टूडेंट जो आपके पेज नंबर हैं इनसाइड में, उसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं
और उससे रिलेटेड हैं। तो कहीं भी आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा, तो या फिर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मांग सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में जाके वहाँ पे भी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम? गार्बेज डम में वो क्या ढूंढता रहता था? वेयर इज़ ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आता था और कहाँ जाता था। तो यहाँ पे बोला है साहिब लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम, यानी जो गार्बेज का वो ढेर लगा रहता था वहाँ से वो गोल्ड क्या करता था, ढूंढता था। एंड ही इज़ द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर के बिल्कुल पड़ोस में था वो ढेर कूड़े का। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश से आया था, एंड उसकी मदर भी 1971 में। एंड हीज हाउस वॉज सेट मिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के बिल्कुल जो बीचों बीच ग्रीन फील्ड थे उनका वहाँ पे घर था, लेकिन स्ट्रॉम की वजह से वो स्वैप्ट अवे हो गया, यानी उड़ गया देयर फील्ड एंड होम, सो दे लेफ्ट द कंट्री, और उन्हें अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी। तो ये कहाँ से आया था? ढाका से। वेयर इज़ ही एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम, यानी अब जो यहाँ पे बताया है कि अब वो कहाँ पर है, इंडिया में है, और कहाँ से आया है, ये सीधा बांग्लादेश से आया है, और यहाँ पे अभी गार्बेज का काम करता है। लुकिंग फॉर गुड, यानी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसको लगती है गार्बेज डम, तो उसके लिए ही ये, क्योंकि वो वॉन्डर है। वॉन्डर मीन्स लाइक उसको ऐसे सब लगता है बहुत ज़्यादा, किसी दिन पैसे मिल गए तो बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है और बच्चे की थिंकिंग इतनी ही होती है जितनी कि उसको अपने किसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर? अब यहाँ पे बोला है कि क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं जब ऑथर ऑफ़र करती हैं चिल्ड्रंस को कि आपने शूज़ क्यों नहीं पहने। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर बाय द ऑथर इज़ दैट इट इज़ ट्रेडिशन टू द स्टे वेयर फुट। तो एक एक्सक्यूज़ ये आता है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है भाई, ये अगर हम शूज़ नहीं पहन रहे हैं या नंगे पैर जो है तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी। ही वॉन्डर्स इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपिचुअल मीन्स होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें से पुअर कंडीशन, जिससे कि आप बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, जिसमें आप अभी बने हुए हो, गरीब हो, और वहाँ से लग नहीं रहा कि सिचुएशन है कि वहाँ से बाहर निकलोगे, इसे परपिचुअल कहते हैं। और तो ये एक बोलता है ही वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वो कहती है नरेटर कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है अपनी कंडीशन से दूर रहने का, कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हमारा कस्टम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द साहिब इज़ साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो आपको अच्छे से पता है कि भाई हाँ, नो साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो खुश नहीं था। ही इज़ नो लॉन्गर, ही इज़ ऑन अ मास्टर, वो तो मास्टर था। हीज़ फेस हैज़ लॉस्ट हिज केयरफुल लुक, उसका हीज़ फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्योंकि जब नरेटर उससे बात करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं, तो जब उसके फेस से उसको मैम वो जो थी एनीस जंग, उसे पता चल जाता है कि जो उसका केयर फ्री लुक था, फ्रीडम थी उसको, और वो बिल्कुल कोई उसको डर नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो उसके फेस पे दिखती थी, और वो कहीं ना कहीं अब खो गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर। और आज जो उसने वो कैनिस्टर जो उठा रखा है, यानी जो जिसमें वो दूध है या फिर जो बर्तन है, मतलब जो वेसल है जो उसने उठा रखा है, वो कहीं ना कहीं भारी है। क्यों? क्योंकि जो उसका अपना खुद का प्लास्टिक बैग हुआ करता था, जिसमें वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती थी उसमें रखता था, वो हल्का था, लाइट था। एंड द बैग वॉज हीज, क्योंकि बैग उसका खुद का था। एंड कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु हैज़ ऑन द टी शॉप, और जो कैनिस्टर था वो किसका है? उस मैन का जो ऑनर है, और आज वो उसके लिए एज अ लेबर बन के काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उसकी पॉवर्टी का, उसकी टर्म ऑफ कंडीशन का।
वट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, सिटी को जो फेमस कर रहा है कौन कर रहा है, भाई बैंगल्स हैं, सिंपल इज़ दैट। कि वहाँ की जो सिटी है फिरोजाबाद वो बहुत ज़्यादा फेमस किसके लिए, बैंगल्स के। एवरी अदर फैमिलीज फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इज मेकिंग बैंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास blowing industry. Families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for the women in the land. यहाँ पे बोला है जो फिरोज़ाबाद की सिटी है बहुत फेमस है, तो बैंगल की पता है, वहाँ की सारी फैमिली बैंगल्स बनाने में लगी रहती हैं, अंगेज्ड हैं, और मेन सेंटर है, यानी इंडिया की जितनी भी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है मेन सेंटर है ये इंडिया का मेकिंग ग्लास यानी मेकिंग बैंगल्स के लिए। फैमिलीज हैव अ स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपना सारा स्पेन जनरेशन वर्किंग, जो उनका काम है वो यही है, फर्नेसेस पे काम करना, बेल्डिंग यानी जॉइन करना उन बैंगल्स को, फर्नेसेस यानी जो आग की भट्टी होती है उस पर तपाने के लिए काम करना पड़ता है, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। और ऐसा लगता है कि जितनी भी वर्ल्ड की वुमेन्स हैं उनके लिए बैंगल यहीं पे बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट इज मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। यहाँ पे बोला है क्या उसके नुकसान हैं बैंगल्स इंडस्ट्री में, जो बच्चे काम करते हैं वर्किंग करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। बॉयज़ गर्ल्स विद देयर फादर्स मदर्स सिट इन द डार्क हटमेंट्स, यानी जो झुग्गी झोपड़ी हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट द लाइन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग लैम्प्स यानी टिमटिमाना, यानी जो लाइट है ऑफ और ऑन हो रही है, यानी जो लालटेन है उसमें डार्कनेस होती है, लालटेन जली होती है, वहाँ पे अपनी जो बच्चे हैं अपने माता पिता के साथ बैठ के, उनकी छोटी सी झोपड़ी होती है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एंड दे वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उसको जॉइन कर रहे होते हैं, जो उनकी अलग अलग ग्लासेस वाली बैंगल होती हैं और जो सर्कल में होती हैं उन्हें सर्कल में वो कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं जॉइन करके। देयर आइज़ आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, उनकी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है डार्क में, अंधेरे में, क्योंकि वो अंधेरे में ही काम करते हैं, बल्कि लाइट जो है आउटसाइड उससे ज़्यादा, क्योंकि बाहर की रोशनी से उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जबकि वो अंदर डार्कनेस में काम करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। दे ऑफन एंड अप लॉसिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और जो वो हैं मोस्टली जो उन्होंने आई साइट उनका अंत ही होता है, मतलब इन सब का जो भी काम कर रहे होते हैं इस तरीके से कि लास्ट में उनकी आई साइट उनको खोनी पड़ती है जब तक वो एडल्ट होते हैं। बच्चे जब होते हैं जब से काम करना शुरू कर देते हैं, एडल्ट होते होते वो ब्लाइंड हो जाते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ द बैंगल्स इंजीरियस टू आइज़, जबकि बैंगल्स का जो पॉलिश करते हैं उससे भी आइज़ को इफेक्ट पड़ता है, बहुत इंजरीज होती हैं। एंड द मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे जो ब्लाइंड हो जाते हैं और हो गए हैं। और यहाँ पे मुकेश की जो दादी हैं वो भी एक एग्ज़ाम्पल बताती हैं कि मुकेश के जो दादाजी थे वो भी ऐसे ही ब्लाइंड हुए थे, और मतलब जिस तरीके से काम करते हैं जो भी, तो उसके अंदर ये है कि भाई वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उनकी आँख की साइड जो है खो जाएगी। फर्नेस है वेरी हाई टेम्परेचर देयर फॉर वेरी डेंजरस, और बच्चों के लिए तो हाई टेम्परेचर पे काम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि भट्टियों पे काम करने का मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम, जिसको आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर में एक ह्यूमन के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक हाई टेम्परेचर में काम करना, तो सोचो इमेजिन करो कि वो कैसे करते होंगे। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू ही सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश का क्या एटीट्यूड होता है अपनी फैमिलीज़ के अपोजिट में, क्योंकि फैमिलीज़ तो एक अलग से बिजनेस नहीं करना चाहती है, जो उनके फादर ने एक्सेप्ट करा है वही उसी को करते हैं, क्योंकि उनके फादर ने उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं पैसों की कमी से, तो वो उन्होंने सिर्फ बैंगल बनाना सिखाया और बैंगल ही बनाते हैं। लेकिन मुकेश कहता है का क्या एटीट्यूड है अपनी फैमिली से अलग, तो वो मुकेश ग्रैंड मदर थिंक टू द गॉड गिवन लिनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन हमें ये बिजनेस मिला है, ग्रैंड मदर कहती है मुकेश की कि दैट गॉड गिवन, ये तो हमें भगवान ने दिया है ना, तो इसको मतलब किस तरीके से हम ब्रोकन कर सकते हैं, इसको तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की देन है, और अगर भगवान ने हमें दिया है इस काम के लिए बनाया है तो हम यही काम करेंगे ना।
तो ये एक उनकी यहाँ पे एक सोच बताई है कि किस तरीके से कम एजुकेशन की वजह से या फैसिलिटीज़ या लैक ऑफ कंसर्न की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक लिनिएज है, एक ऐसी है प्रोफेशनल ऐसा है कि जो कि कैरिड थ्रू द जनरेशन ऑफ अ फैमिली ग्लास बैंगल, यानी उनकी फैमिली ही आगे लेके जाएगी इसको। और मतलब उनकी फैमिली का ये काम है क्योंकि वो इस कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने सोच ही लिया है। बट यहाँ पे ये बताया गया है मुकेश फादर्स ही हैज़ टॉट देम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और मुकेश के फादर्स ने भी उनको यही जानते थे बैंगल्स बनाना और यही सिखाया है। बट मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, बट वो ये काम नहीं करना चाहता। ही विल गो टू द गैराज एंड द लर्न, एंड दो द गैराज इज़ फार अवे फ्रॉम हीज़ होम, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला है वो जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, सीखना चाहता है, चाहे उसका जो गार्बेज मतलब जो गैराज है बहुत दूर है घर से, लेकिन वो कहता है मैं पैदल मतलब उस चला जाऊंगा और लेकिन सीखूंगा ज़रूर। तो वो उसके अंदर जो एक सीखने की इच्छा है वो बहुत अच्छी है, और जो उसका सपना है वो भी है कि हाँ मुझे उससे अलग हटके कुछ करना है, उससे उसके जैसा कुछ काम नहीं सेम नहीं करना है जो अब तक वो करता आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के ही हैं, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न ऑफ द माइग्रेशंस ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू द सिटी। यहाँ पे बोला है कि भाई माइग्रेट क्यों होते हैं, गाँव से शहर क्यों आते हैं, सर्च ऑफ लेवलीहुड वर्क के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको यहाँ पे शहर में अगर आएंगे, जिससे कि वो अपना गुजारा चला सकते हैं, जैसे कि साहिब की फैमिली आई थी सीमापुरी बांग्लादेश से। एंड व्हाट डू यू एग्री द प्रोमिस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रियली कैप्ट, क्या आपको लगता है कि जो प्रॉमिस उसके साथ किया गया था पुअर चिल्ड्रन के साथ वो रखा गया, पूरा हुआ। व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछा है वो जो क्या हुआ था वो इंसिडेंट नरेट करना है। द प्रोमिस मेड बाय द पुअर आर रियली कैप्ट, बहुत कम ही होता है कि कोई पुअर बच्चे के साथ चिल्ड्रंस के साथ जो प्रोमिस होते हैं जो रखे जाते हैं वो हमेशा ब्रोकन ही होते हैं। सेम द ऑथर यहाँ पे बोलती हैं शी वुड स्टार्ट द स्कूल, वो स्कूल स्टार्ट करने के लिए साहिब से जब प्रॉमिस करती हैं, साहिब एग्री टू डू सो, वो भी एग्री हो जाता है कि आप स्कूल खोलो, ठीक है मैं आ जाऊँगा, मैं भी पढ़ूँगा। बट सी हैज़ मेड हीज़ प्रॉमिस हाफ जोकिंगली एंड वॉज नॉट ऑल द सीरियस अबाउट इट, बट उसने तो ऐसे ही कैजुअली मजाक में बोल दिया था, वो इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं थी। प्रॉमिस लाइक हर अबाउंड इन एवरी कम ऑफ देयर ब्लीक वर्ड, तो उनके इस ब्लीक यानी एम्प्टी, उनके इस खाली दुनिया में जहाँ कोई उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसे अमाउंट यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है, नंबर्स में ज़्यादा है, तो उन ऐसे बहुत सारे जो प्रॉमिसेस हैं बहुत लोग करते हैं उनसे, जबकि ऐसा कोई भी प्रॉमिस कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे ही जैसे कि एनीज यंग जो नरेटर हैं उन्होंने ये प्रॉमिस बच्चे साहिब से कर दिया था स्कूल खोलने का, बट वो नहीं खोल पाई, उन्होंने तो ऐसे मजाक में कह दिया था। एंड व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे फोर्सेस हैं जो कि उनको प्रॉब्लम्स हैं जो कि बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो कि फिरोज़ाबाद में है उनको वहीं पे काम करने के लिए बनाए रखी हुई है, और जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेन बोला है वर्कर आर एंट्रैप, वो जो भी वर्कर वहाँ काम करते हैं वो एंट्रैप्ड हैं, या तो किसी मनी लैंडर की वजह से, या मिडल मैन्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एंड पॉलिटिशियंस होते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के इन बिटवीन वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इसे कहते हैं वेव ऑफ पॉवर्टी, यानी एक ऐसा सर्कल जहाँ से वापस नहीं आ पाना, क्योंकि जैसे भी कोई ये क्या होते हैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल लोग होते हैं, इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये रिच हैं, और ये इन लोगों को हमेशा अपने सप्रेस करते हैं, और इनको अगर ये कोशिश भी करते हैं उठने की तो उनको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। उन जो ये लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उनको अपने ट्रैप से बाहर नहीं आने देते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल जो चल रहा है, विशियस सर्कल, यानी लैक ऑफ कंसर्न, इनजस्टिस, उनके पास कोई भी कोई समझ नहीं है, कोई उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, और इस तरीके से वो एज अ वर्कर इनके लिए काम करते ही रहते हैं,
और उनके साथ बहुत ज़्यादा अनजस्टिक होता है, और इस तरीके से वो पॉवर्टी के जो एक सर्कल है, विशियस सर्कल है, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं। वहाँ से बाहर आना बहुत एक सिचुएशन है कि भाई बहुत रेयर है कि वहाँ से बाहर आएँ। तो जो ये सब है, टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द चिल्ड्रंस या चाइल्ड, यानी जो बच्चे होते हैं उन पे ये बहुत हैवी बर्डन डाल देते हैं कि फादर का जो है वो कर्जा अब आप चुकाओगे, और फिर जो उनके फोर फादर का था वो उन पे डाल देते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे। तो ऐसे ही जो कर्जे के नीचे डाप्ट लेते हैं पेरेंट्स, वो बच्चों को चुकाना पड़ता है, और ये सिस्टम चलता रहता है और इससे बाहर नहीं आ पाते हैं ये जो वर्कर्स हैं और एज अ वर्कर ही वहाँ काम करते हैं। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपको क्या लगता है क्या मुकेश को अपना सपना रियलाइज हो सकता है? मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद का एक पुअर सा मतलब एक गरीब बैंगल मेकर है, और वो यंग मैन ऑफ फिरोज़ाबाद हैव नो इनिशिएटिव एबिलिटी टू ड्रीम, बट वहाँ के जो फिरोज़ाबाद के दूसरे यंग मैन हैं, जब नरेटर उनसे बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई वो अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें करना चाहिए, जबकि वो उनके अंदर इतना डेयर नहीं है, और उनके लिए कोई ग्रोइंग करने के लिए कोई अंदर से इनिशिएटिव करना भी नहीं चाहते, ना ही एबिलिटी है कोई सपना देखने की। मुकेश लेकिन एक्सेप्शन है, यानी उन सब से बिल्कुल अलग हटके है। मुकेश स्ट्रॉन्ग विल पावर है और इंसिस्ट करता है अब मैं अपना खुद का मास्टर बनूंगा और मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ये उसने सपना देखा है अपना। एंड मेंशन द हिजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो ग्लास इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं वो इसमें बताया है कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो अपने फादर मदर के साथ किस तरीके से बैठते हैं डार्क हटमेंट्स यानी झोपड़ियों में, और वहाँ पे जो लाइट है लालटेन की है, यानी फ्लिकरिंग मीन्स होता है अप यानी ऑन होना और ऑफ होना, अप एंड डाउन यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे या लिपाना ऐसे करती रहती है लालटेन की जो लौ होती है। एंड दे वेल्डिंग, वो वेल्डिंग करते हैं ग्लासेस, कलर ग्लासेस के जो पीस होते हैं और उसको सर्कल्स ऑफ बैंगल्स जो है उसके अंदर डालते रहते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है डार्क में कंपेरेटिवली आउटसाइड। सनलाइट उनकी आइज़ एडजस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वो पूरे बहुत ही ज़्यादा डिंजी लाइट में काम करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कम लाइट में काम करते हैं। ऑफन एंड अप ऑफ लॉसिंग आईसाइट बिफोर दे बिकम अ एडल्ट। जब यंग बनने होते हैं उससे पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं जब से वो काम कर रहे होते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इंजीरियस टू आइज़, और बैंगल में जो पॉलिशिंग का काम होता है उससे भी उनकी आंखों में बहुत इंजरी होती हैं। एंड द फर्नेस है वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस, और जो फर्नेस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेट एंड हाउ। जिस तरीके से आप इस चैप्टर में देख रहे हैं और एनी जंग हमें समझाने की, सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि चाइल्ड लेबर कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर है और वो एक हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा गलत है, उसको बाहर निकालना सोसाइटी से बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो कहती हैं हमें क्या करना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेट बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉय एट द टेंडर एज एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, डिश वॉशर, रोड साइड ढाबाज, इन द हजार्डियस इंडस्ट्री मेकिंग ग्लास बैंगल्स, बीड़ीज एंड क्रैकर्स। इन सब जगहों पे बच्चे आपको छोटी एज से ही काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके चलते वो अपना जो बचपन का एक चार्म होता है वो खो देते हैं। स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, स्प्रिंग यानी जो उनका एक ग्रोइंग टाइम होता है, जैसे कि इस चैप्टर का थीम ही है कि मीनिंग ये बनता है लॉस स्प्रिंग, यानी जो एक बच्चे की ग्रो होती है वो खो जाना। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है उसमें एक जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं
ग्रो करते हैं, इसी तरीके से चाइल्ड से कंपेयर किया गया है। चाइल्ड भी धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है और ग्रोइंग कंडीशन में चलता है। लेकिन यहाँ पे वो बोला है कि जब ऐसे बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पॉवर्टी की वजह से वो अपना सारा चार्म खो देता है एंड द स्प्रिंग ऑफ दियर लाइफ, और अपनी लाइफ का सारा स्प्रिंग, सारी हैप्पीनेस चली जाती है एंड द चाइल्डहुड इज स्टोलन, और उसका बचपना खो जाता है। एंड बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क दे बिकम एडल्ट टू सून, और बहुत जल्दी ही वो एडल्ट हो जाते हैं। जिम्मेदारियों के बर्डन से ज़रूर से ज़्यादा समझदारी उनके फेस पे दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश, इल फेड, अनएजुकेटेड एंड पुअर। बहुत सारे इनमें से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और बहुत गरीब होते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेट ओनली थ्रू द concerted effort of the part of the government agency, NGO and government and non-government both of, and cooperative societies and political leaders। ये सभी मिलकर हमारी चाइल्ड लेबर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और सभी सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि किसी एक के काम करने से इतना बड़े लेवल पे जो ये पूरे समाज में, सोसाइटी में चाइल्ड लेबर है, उसको नहीं आप निकाल सकते हैं। एंड द लॉ शुड बी एनेक्टेड फेथफुली। यहाँ पे बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिकल लीडर्स, लॉ शुड बी एनेक्टेड फेथफुली। हमें ईमानदारी से इस लॉ को बनाना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहैबिटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, पॉकेट मनी। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको एक ऐसे जगह पे रिहैबिटेट करना चाहिए, रखना चाहिए कि जहाँ पे उनको फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, पॉकेट मनी सब कुछ मिले और वो ऐसे फील करें, उनके जो थॉट्स हैं, उनके इमोशन हैं, हम सभी उसकी रिस्पेक्ट कर सकें, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं और बच्चों से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। एंड इस कुछ क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट वही और रह गए स्टूडेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, ये तो आपको पता ही है, एनिस जंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मतलब है कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब बता दिया है कि जैसे कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड है और बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हु आर द फोर्स इनटू द लेबर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं, मिलियन से भी ज़्यादा, जो अपना क्या करते हैं, फोर्स हैं लेबर बनने के लिए, जबकि वो एजुकेशन उनको रिसीव करना चाहिए था, उसकी जगह वो क्या है, वंचित है, अंडर प्रिविलेज हैं, उसमें उस चीज़ के अंदर घुस चुके हैं ज़बरदस्ती, जहाँ से उनको निकल पाना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ चैप्टर, मेन थीम चैप्टर की यही है, चाइल्ड लेबर है और जो सोसाइटी है, नेगलेक्ट ऑफ इम्प्रोविश्ड चिल्ड्रन, यानी जितनी हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर है सोसाइटी के अंदर और उसको नेगलेक्ट कर रही है इम्प्रोविस्ड चिल्ड्रन की, यानी जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनकी जो चाइल्ड लेबर हैं उस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया है। वो इसमें दिखाया गया है कि बच्चों को और भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है चाइल्ड लेबर पे। हाउ डज साहिब एंड ऑफ वर्क एज द रैग पिकर, वो काम कैसे ख़त्म करता है, क्योंकि पॉवर्टी और लैक अपॉर्चुनिटी की वजह से फिर उसको रैग पिकर का छोड़ के टी स्टॉल में काम करना पड़ता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ साहिब, उसके नेम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि उसको खुद को भी नहीं पता कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, और वो गलियों में घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट में नंगे पैर और रैग पिकिंग का काम करता है। और इसी के साथ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।